नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पर क्लास लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 7 एक्शन प्लान जिसे देखकर ट्रंप जिनपिंग भी आज हो रहे हैं हैरान। देश पर फिलहाल संकट नहीं, पेट्रोल डीजल गैस सब भरपूर, लेकिन हॉर्मूज नहीं खुला तो क्या होगा। मोदी के काफिले में सिर्फ 2 कार, कितने मंत्री मुख्यमंत्री मेट्रो साइकिल ई रिक्शा पर सवार, आज आपको बताऊंगा। 12 साल में मोदी की 13 अपील, बदलते बढ़ते भारत के विकास की व्हील, आज डिटेल में आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा। संकट काल में पीएम मोदी के वो फैसले जिसने देश को मुसीबत से बचाया, अब मोदी क्या करने वाले हैं यह भी आज आपको बताएंगे। तेल संकट से निकलने वाला मोदी का गेम चेंजर प्लान क्या है और यूएई से होने वाली डील कौन से प्रोजेक्ट करेंगे तेल का खेल। प्रतीक यादव की मौत, खून के थक्के जमने की वजह और उसका डिप्रेशन वाला कनेक्शन क्या है, आपको पाठशाला में आज दिखाने वाला हूं। प्रतीक यादव ने राजनीति खुद नहीं चुनी या एंट्री नहीं मिली, यह भी बताएंगे। अपर्णा यादव से रिश्ते ठीक होने के बाद भी क्या था प्रतीक का दर्द। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चीन, क्या बदल जाएगा हॉर्मूज का सीन। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप को जिनपिंग की दरवाजे पर क्यों आना पड़ा और इनसाइड स्टोरी इसकी क्या है, यह आपको दिखाने वाला। बीजिंग में जिनपिंग से ट्रंप मिलेंगे, क्या टैरिफ और वॉर वाली प्रेशर पॉलिटिक्स बंद होने वाली है, यह सब आज आप न्यूज की पाठशाला में देखेंगे। लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की टीवी के सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग के वक्त सदन में 171 विधायक मौजूद थे, इसमें 144 ने टीवीके का समर्थन किया। टीवीके के पक्ष में एआईएडीएमके ने 25 बागी विधायकों ने वोट डाले और एआईएडीएमके के 47 विधायक हैं, 22 ने टीवीके सरकार का विरोध किया है। फ्लोर टेस्ट में 59 विधायकों वाली डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। सदन में मौजूद पीएमके के 4 और बीजेपी के 1 विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। पुडुचेरी के दिग्गज नेता और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के संस्थापक एन रंगासामी ने आज 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। रंगासामी के अलावा भाजपा के ए नमस्विमान और एआईएनआरसी नेता मल्लादी कृष्णा राव ने मंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा में नई बनी बीजेपी सरकार के पहले सत्र के दौरान जय श्री राम के नारों के बीच राज्यपाल विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। उनके बाद 5 अन्य कैबिनेट मंत्रियों और बाकी नए चुने गए विधायकों ने भी शपथ ली। पहली बार विधानसभा में एंट्री करने से पहले उन्होंने अपनी चप्पल उतारी, दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद अंदर दाखिल हुए। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है। उन्होंने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर सीट से भी जीत हासिल कर ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी आंख की समस्या को लेकर मेदांता अस्पताल में भर्ती हुई थी और इस दौरान सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा अस्पताल में मौजूद रहीं। तकरीबन 2 घंटे बाद सोनिया गांधी अस्पताल से डिस्चार्ज की गई। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही देश भर में कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। अब तक सीबीआई ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से पकड़ा गया है। इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। बारामती में एक बार फिर से ट्रेनिंग विमान हादसे का मामला सामने आया है। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक यह ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला 2 सीटर विमान था। विमान में उड़ान के दौरान इसके इंजन में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जिस विमान में हादसा हुआ वो रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का विमान था। इससे पहले भी इसी इलाके में अजित पवार से जुड़ा हुआ विमान हादसे का शिकार हो चुका है। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार करीब 85% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यह पिछले साल से 3% कम है। कुल 94,028 छात्रों ने 90% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। वहीं 17,113 बच्चों ने 95% से ज्यादा नंबर स्कोर किए हैं। लड़कियों का रिजल्ट 88% रहा, जबकि लड़कों का रिजल्ट 82% रहा। इस बार लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 6.73% बेहतर रहा।
दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का 7 एक्शन प्लान, जिसे देखकर ट्रंप जिनपिंग भी आज हो रहे हैं हैरान। देश पर फिलहाल संकट नहीं, पेट्रोल डीजल गैस सब भरपूर है, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुला तो क्या होगा। मोदी के काफिले में सिर्फ 2 कार, कितने मुख्यमंत्री, मंत्री, मेट्रो, साइकिल और ई रिक्शा पर सवार हुए, ये आपको दिखाऊंगा। 12 साल में मोदी की 13 अपील, बदलते बढ़ते भारत के विकास के व्हील और संकट काल में पीएम मोदी के वो फैसले जिसने देश को मुसीबत से बचाया, बाहर निकाला। अब मोदी क्या करने वाले हैं? तेल संकट से निकालने वाला मोदी का गेम चेंजर प्लान, यूएई से होने वाली डील, कौन से प्रोजेक्ट करेंगे तेल का खेल। अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हुई तो युद्ध फिर से तय मान लीजिए, और उस कंडीशन में अगर हॉर्मुज लंबे वक्त तक बंद हो गया, तब देश में ऊर्जा का कितना गहरा संकट आएगा, इसका ट्रेलर देश ने ईरान युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद देख लिया था। जब गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई थी, रेस्टोरेंट्स बंद होने लग गए थे, पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया गया था, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रुक गया था और प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटने लगे थे। यह हालात दोबारा पैदा ना हो, इसके लिए पीएम मोदी पेट्रोल डीजल बचाने के साथ साथ 7 अपील कर रहे हैं। उन अपील का कितना असर हो रहा है, लोग पीएम मोदी की बात किस हद तक मान रहे हैं, आज आपको बताऊंगा। जनता और विपक्ष पीएम मोदी की अपील पर कितना अमल कर रहे हैं, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री जो हैं, वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या पीएम की अपील का पालन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो पीएम ने अपील की है उस पर वो क्या कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों अधिकारियों का काफिला 50% कम कर दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटकर 8 हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कार्यक्रमों और दौरों में गैर जरूरी गाड़ियों को कम करने का निर्देश जारी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी फ्लीट को घटाकर 5 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर की यात्रा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया है। वो अब ट्रेन और बस से यात्रा करेंगे। इसी तरह और भी कई राज्यों के सीएम ने क्या क्या फैसले लिए, आगे आपको बताने वाला हूं। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बीजेपी के नेता और मंत्री कैसे लोगों को पेट्रोल बचाने का संदेश दे रहे हैं। कोई ट्रेन से चल रहा है, कोई मेट्रो पकड़ रहा है, कोई ई रिक्शा, तो कोई साइकिल से ही निकल पड़ रहा है। पीएम की अपील के बाद देश भर से आ रही अजब गजब की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि जब देश संकट में होता है तब पीएम मोदी कैसे उस संकट से निपटने के लिए एक नया तरकीब और तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आज आपको बताऊंगा कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने देश की जनता से कौन कौन सी अपील की है और उस पर जनता ने उनका कितना साथ दिया है, उन पर कितना भरोसा दिखाया है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहले शासनकाल में कोई नई परंपरा शुरू की हो। देश जब जब संकट में घिरा हो तब तब नेहरू से लेकर इंदिरा तक देश के मुखिया ने जनता से कौन कौन सी अपील किया, आज आपको वो भी बताने वाला हूं। पीएम मोदी जो भी कहते हैं उसके पीछे उनका एक विजन होता है। मोदी दूर की सोचते हैं, इसलिए हॉर्मुज संकट से देश में हाहाकार मचे। इससे पहले ही पीएम मोदी ऊर्जा का इतना बैकअप रख लेना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भले ही हाहाकार मच जाए लेकिन भारत की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सेवक है, प्रधान सेवक है, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि संकट कितना ही बड़ा हो लेकिन देश की जनता परेशान, सबके घर में चूल्हे जलते रहें, सबका धंधा पानी चलते रहे और भारत के ग्रोथ इंजन की रफ्तार धीमी ना पड़े। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा प्लान रहता है और इसीलिए पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से 7 अपीलें की हैं। और इसे सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील मत समझिए, इसे मोदी की 7 प्रतिज्ञा भी आप समझ सकते हैं कि कैसे देश को आने वाले संकट से बचाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही नहीं कह दिया है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल को बचाइए, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम कीजिए और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा रोक दो। पीएम की इन सभी अपीलों के पीछे एक खास मकसद है और वो है हर तरह से भारत में मौजूद डॉलर का एक नोट देश से बाहर जाने से बचाना। और यही वो 4 कारण है जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च होता है। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ लोगों से अपील करके चुप हो जाते, वो जनता को भी अपनी अपील पर अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं, हर बार करते हैं। आपको याद होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, जब देश में स्वच्छता अभियान शुरू करने की बात आई थी तो याद है आपको सबसे पहले किसने झाड़ू उठाई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी और बनारस के घाट पर भी उनके सफाई अभियान की तस्वीरें सबने देखी, दुनिया ने देखी और भारत ने देखी। जब देश में नोटबंदी लागू हुई थी और पूरा देश लाइन में खड़ा था, तब पीएम मोदी की मां भी एक साधारण नागरिक की तरह बैंक में 500 के नोट बदलने के लिए लाइन में लग गई थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है, संदेश होता है।
उदाहरण होता है। जब मोदी ने कहा कि किसी का काम छोटा नहीं होता, सफाई करने वालों को छोटा मत समझो बल्कि उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वही हैं जो पब्लिक प्लेस की सफाई और साफ उन्हें रखते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री के कुंभ के मेले की वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें सफाई कर्मियों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। पीएम मोदी ने कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों के पैर भी धो दिए। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, याद है? ये कुंभ मेले की तस्वीर। नारी वंदन कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कागजों में नारी सम्मान की बात नहीं करते हैं, उनके खुद के संस्कार में वो सब कुछ रचा और बसा हुआ है। वो भरे मंच पर महिलाओं का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी भी महिला को अपना पैर नहीं छूने देते। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जब उनके सामने खड़ी होती हैं, आती हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनके पैर छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उल्टा पैर छू लेते। और अगर किसी महिला ने जबरदस्ती पैर छू भी लिए तो पीएम मोदी भी उस महिला के पैर छूकर उन्हें पूरा सम्मान देंगे। कोविड काल में पीएम मोदी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते थे, तब वो खुद भी उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करते। मास्क लगाने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, पीएम मोदी ने खुद यह सब किया ताकि आम लोग भी इस पर अमल करें। यानी कि प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो लोगों से करने के लिए कहते हैं, उसे पहले सबसे पहले करके दिखा। अब देखिए कि पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में अब तक 13 बार से ज्यादा देश के नाम संदेश दिया और जनता से अपील की। सभी संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई ना कोई प्लान होता है, और संकट से उबारने के लिए जो प्लान उनका होता है उसके लिए वो देश से अपील करते हैं। देश को मजबूती दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। पीएम मोदी वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की अपील इसलिए करते रहते। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर वोकल फॉर लोकल और श्री अन्न खादी अपनाओ और एक पेड़ मां के नाम, यानी कि देश में हर व्यक्ति को यह प्रेरणा मिले पेड़ लगाने के, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया, देखिए, एक पेड़ मां के नाम। इस तरह की अपील उन्होंने की और मकसद बिल्कुल उनका साफ है। आपको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं देश में, और पीएम की हर अपील जन आंदोलन बन जाती है। हर अपील पर लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी की अपीलों का बड़ा असर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने जो अपील की उस पर खुद पीएम मोदी कितना अमल कर रहे हैं, उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि मोदी की अपील का असर किन किन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर हो रहा है। आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहले पीएम मोदी का काफिला ऐसा होता था, देखिए। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक तरफ आज की तस्वीर है दो गाड़ियों का, वो जो दो काली गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर हैं। और इससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये लंबा चौड़ा ये काफिला आपको दिखाई देगा। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं। यानी कि इस बार भी पीएम मोदी ने खुद ऐसी पहल की है ताकि लोग उनसे प्रेरित हों और कम से कम गाड़ियां लेकर सड़क पर निकलें। पीएम मोदी का काफिला तो आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री उनकी तरह ही अपने काफिले को छोटा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में सिर्फ 4 कारें रखी हैं, सिर्फ 4 गाड़ी। गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं करेंगे भाई, तो कौन करेगा? फिर जनता क्या सीखेगी? इसीलिए मोदी के बाद अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं। बाकी की सभी गाड़ियों को उन्होंने हटवा दिया। बोलो नहीं चाहिए भाई, हटा दो। मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे तो मैं 4 गाड़ी में चल लूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा गाड़ियों का काफिला। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले की ज्यादातर कारें हटा दी है और अब उनके काफिले में भी सिर्फ 4 कारें बची हुई। कार छोड़कर मेट्रो में चढ़ गए और कहा कि अब अगर कहीं कार से जाना पड़ेगा तो वो अपने काफिले में सिर्फ 1 कार लेकर जाएंगे। ये तो हो गई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बात, लेकिन आप देखिए कि पीएम की अपील का असर बीजेपी के कुछ विधायकों पर भी हुआ है। मुंबई से बीजेपी के विधायक है संजय उपाध्याय, मुंबई से चिपलून तक जाने के लिए ट्रेन में वो चढ़ गए। ये ट्रेन में विधायक साहब, बहुत कम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है देश में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। अब विधायक साहब खुद इसका वीडियो भी बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देख लो भाई, मैं विधायक हूं लेकिन ट्रेन में चल सकता हूं। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के एमएलए जय मंगल कनौजिया कार छोड़कर ई रिक्शा में बैठ गए, ई रिक्शा में चल रहे हैं।
अपने निजी आवाज से डीएम कार्यालय तक उन्हें जाना था और इसके लिए उन्होंने ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। मतलब देश बदल गया एक दिन में। आप सोचिए कि बड़े बड़े काफिले, गाड़ियों की कतारें, शान शौकत, रुतबा, सब कुछ विधायक, मंत्री का दिखाई देता था। लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री की एक अपील ने कैसे देश को बदल दिया है, वो आप सोचिए और देखिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सभी नेता और मंत्री पीएम मोदी की अपील को एकदम गौर से सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी निकले जिनको याद दिलाना पड़ा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ी में निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकले अपने घर से। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े थे, उन्होंने गाड़ियां गिन ली। उनकी गाड़ियों का काफिला जो है 19 से 20 गाड़ियों का काफिला था। देख लीजिए, हमने तो नंबर लगा के देखा कि भाई जो हमारा रिपोर्टर गिन रहा है ये ठीक है कि नहीं है। 19 से 20 गाड़ियां थी। लेकिन कुछ ही देर में मोदी जी ने जो अपील की, उस अपील पर उन्होंने भी अमल किया। अब विपक्षी पार्टी के नेताओं पर पीएम की अपील का कितना असर हुआ है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं। ये 19 गाड़ी तो आपने देख ली, 20, 21, 22। भाई माना जाता है कि आपके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं, आपका रुतबा, आपका भौकाल उतना टाइट है। तो भौकाल अब दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई कि संकट आए उससे पहले तैयारी कर लो, नाव में छेद हो उससे पहले उसको भर दो, उसमें कील ठोक दो, उसमें लकड़ी लगा दो। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी अपने मंत्रियों और अपने काफिले से गाड़ी कम करने की बात की। अब आप देख लीजिए कि जो विपक्ष में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, यानी कि बीजेपी के विरोधी पार्टियां जो हैं, वो जहां सत्ता में बैठी हुई हैं, उनका क्या हाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए वो पहुंचे। उस वक्त उनके काफिले की कारों में कोई कमी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। अब भाई विपक्ष कैसे मानेगा? अगर विपक्ष मान लेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हो जाएगी। अब भाई सोचिए कि यहां देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। भाई यहां तो मान लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। बिहार में तो 3 मंत्रियों ने गजब ही कर दिया। आज पीएम ने कार पूल करने की अपील की थी, तो बिहार में देखिए कि 3 मंत्री एक ही कार में जाते हुए दिखाई दिए। ये गजब गजब की तस्वीरें, गजब। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक गाड़ी 3 मंत्री, आपने देखा होगा 30 गाड़ी 3 मंत्री। लेकिन ये पीएम की अपील का ही असर है। अशोक चौधरी, मदन सैनी और जमा खान तीनों साथ में निकल गए, एक ही गाड़ी में बैठ गए कि भाई पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है। क्योंकि आगे के जो हालात हैं वो क्या होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर अभी तक कोई ठीक अंदाजा नहीं लगा रहा है। इसलिए कमर पहले से कस के रखिए, कमर में गमछा बांध के रखिए कि कहीं लड़खड़ाने लगेंगे तो टाइट रहेंगे। बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बने शुवेंदु अधिकारी ने भी अपने काफिले में कारें घटा दी। सुनिए उन्होंने कहा क्या है। ये समाचार पहुंच तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को टाटा बाय बाय कर दिया है। बोले कि अब चढ़ेंगे ही नहीं इसमें, छोड़िए, हटाइए इनको। ईवी पर शिफ्ट हो गए हैं वो। और ईवी पर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने क्या कहा है, आज आपको सुनना चाहिए। देखिए, जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ। और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। तो एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो कम कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के काफिले से, गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके काफिले में भी गाड़ियां कम हो गई। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। अब बहुत कम संख्या गाड़ियों की हो गई।
आप देखिए कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब जन भागीदारी के साथ उस संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कैसे अपनी एक अपील से जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री की बात कितनी शिद्दत से मानते हैं। आप देखिए कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू की थी। तब पूरे देश में एटीएम की लाइन में लोग खड़े हुए नजर आए थे। उस वक्त देश की जनता ने मोदी के इस फैसले का समर्थन किया था। खुलकर लोग सामने आ रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन जनता कह रही थी ठीक हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिनके पास काला धन है वो सोचे। ये जनता उस वक्त कह रही थी, आपको याद होगा। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से देश की जनता से लॉकडाउन की अपील की थी। और जब यह लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ तो 140 करोड़ देशवासियों ने इसका पालन किया। तब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू जैसे हालात होते थे। और इसी दौरान पीएम मोदी ने इस महामारी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए एक तय वक्त पर थाली बजाने की भी अपील की। तब लोगों ने 5 मिनट तक अपनी अपनी बालकनी, दरवाजे, छत बाहर निकलकर थाली, घंटी और शंख बजाया था। 24 मार्च 2020 को पीएम ने पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। तब 26 मार्च से अगले 21 दिनों तक सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था एक अपील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोचिए, यूं ही नहीं, बीजेपी 3 बार से केंद्र में सत्ता में, और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो कितनी, आप इसका अंदाजा लगाइए कि एक बार बोल देते हैं तो देश की जनता उनकी सुन लेती है और उनके पीछे चल पड़ती। लोग अपने घरों में रहने लगे। उस वक्त आपको याद होगा कोविड के वक्त पीएम की अपील का पालन लोग करने लगे। 5 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी ने रात 9 बजे 9 मिनट पर लाइट बंद करके मोमबत्ती या दिया जलाने की भी अपील की। लोगों ने पीएम की इस अपील का भरपूर समर्थन किया था। लोगों ने लाइट बंद कर दी थी, दिया जलाने लग गए थे। पीएम की अपील का असर सिर्फ अनुशासन या जन आंदोलन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पीएम ने जब कोविड के दौरान आर्थिक मदद की अपील की थी तब भी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री की इस अपील को मान लिया। पीएम मोदी ने मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी और कहा था कि लोग अपनी क्षमता के मुताबिक दान कर सकते हैं। तब लोगों ने पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपए दान कर दिए थे। लोगों ने सिर्फ 5 दिनों में ही 3,076 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि देश को बचाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इससे पहले किसी ने नहीं की है भाई। जो देश का मुखिया होता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो देश को बचाने की बात करेगा, नहीं करेगा तो जनता उखाड़ कर फेंक नहीं देगी। जब जब देश पर संकट आया है उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठा था उसने देश हित में फैसला लेने की पूरी कोशिश की है और पूरी तैयारी भी की है। और उस संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी की अपील भी उन देश के उस वक्त के प्रधानों ने की है, यानी कि उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने की है। आप देखिए कि 1951 में जब देश में अकाल पड़ा था तब देश में खाना कम पड़ने लग गया था। उस भयंकर स्थिति से निपटने के लिए तब पीएम नेहरू ने लोगों से एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की। उन्होंने अपने संदेशों में सुझाव दिया था कि लोग हफ्ते में एक बार का भोजन त्याग कर संकट के समय देश की मदद करें। और इसी तरह 1962 में जब चीन ने हमला कर दिया था उस वक्त भी देश पर संकट का बादल मंडरा रहा था और एक तरफ चीन से युद्ध के लिए हथियार चाहिए थे तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने का डर सता रहा था। और इसीलिए पीएम नेहरू ने लोगों से नेशनल डिफेंस फंड में सोना और गहना दान करने की अपील की थी। तब इंदिरा गांधी ने अपने निजी गहने एनडीएफ में दान कर दिए थे। इसके बाद 1965 में भारत एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतरा था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ एक बार फिर से। देश में अनाज की कमी उस वक्त थी। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की थी कि लोग एक दिन का उपवास रखें। और 1971 में पाकिस्तान के साथ जब एक बार फिर से युद्ध हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की जनता से एक खास अपील की। उन्होंने कहा था कि हम पर भारी जिम्मेदारियां आ गई और अब कड़े राष्ट्रीय अनुशासन की सख्त जरूरत है। हमें कई बलिदान देने होंगे, हमारी फैक्ट्रियों और खेतों में उत्पादन बढ़ाने होंगे हम। तो मतलब सारे प्रधानमंत्री अपील करते रहे। आज जो ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो ये सब जो प्रधानमंत्री थे ये सभी फेल थे क्या भाई? ये सब तो आप ही की पार्टी के थे ना। ये जो मैं नाम गिनवा रहा था ये कांग्रेस की पार्टी के ही सदस्य थे ना, देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब फेल हो गए थे भाई। जरूरत पड़ती है तो अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री। आप लोग सिर्फ नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं, वक्त भूल जाते, पढ़ते हैं नहीं। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के
बुनियादी ढांचे पर फोकस किया। उन्होंने डिजिटल सशक्तिकरण, सोशल वेलफेयर और दुनिया में भारत को मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। दुनिया में भारत की इमेज बनाने के लिए बड़े फैसले उन्होंने लिए। स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और जीएसटी लागू किया। सेना को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि फ्री हैंड तक दे दी। आपको याद होगा कि सेना के जवान और उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, रिटायर्ड जो जितने भी ऑफिसर्स थे, सब कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद अब फ्री हैंड मिल गया है। एक बार उधर से सीमा पार से कोई गोली आएगी तो यह पूछकर गोली नहीं भर के मारेंगे, जितनी गोली मार सकते हैं मार देंगे। और जब जब भारत पर बड़े संकट आए तो पीएम मोदी और भी मजबूती के साथ खड़े नजर आए और ऐसे ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं कि पहले की सरकारें भी सोच नहीं सकती थी। और अब जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो तो सदमे में आ जाती है कि इतना बड़ा फैसला कैसे हो सकता है। मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि संकट के समय भारत क्या कुछ कर सकता है। पीएम मोदी हर बार कैसे संकट के समय स्ट्रेंथ बनकर देश के साथ खड़े हुए, वो अब आपको एक बार बता देता हूं। कोरोना संकट के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की बल्कि वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से वैक्सीन हब के रूप में पहचान भी बना ली और दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाएं भारत ने उपलब्ध करा दी। लोग सोच रहे थे कि भारत में दवाई की कमी पड़ जाएगी। भाई, दुनिया भर को भारत दवाई देता है, लेकिन जब संकट के बादल आए, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त भी भारत ने दवाई विदेश में भेजी। सितंबर 2016 को उरी आतंकी हमले में 19 भारतीय जवानों की शहादत हुई। 10 दिन बाद ही भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय पैरा कमांडो ने लगभग 50 आतंकियों और लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई, जिसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। आपको याद होगा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। हक्का बक्का रह गया था पाकिस्तान, दुनिया देखती रह गई थी कि भाई ये कौन सा हिंदुस्तान। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर पूरी तरीके से हमला कर उसे तबाह कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा दिया था, लेकिन भारत ने कृषि सेक्टर में अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। बोला नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जाओ जो करना है कर लो। और पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया। जो सही फैसले थे वो उन्होंने लिए। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ खड़ा किया, उसके बाद उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। अब देखिए कि अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, एक नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने अप्रैल में जो सर्वे कराया था उसमें भी मोदी नंबर 1 पोजीशन पर आए। मतलब भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है ही, बाकी जो दुनिया में सर्वे हो रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री का नंबर 1 होना तय माना जा रहा है और तय हो जाते हैं। सर्वे में पीएम मोदी को 70% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जबकि बाकी नेताओं की अप्रूवल रेटिंग देखिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग को 63% के साथ दूसरे नंबर पर रहे वो, जबकि चेक गणराज्य के आंद्रेज बाबिस 55% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। कनाडा के मार्क कार्नी 54% के साथ चौथे नंबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाए। मतलब दादा बनते फिरते हैं कि जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे जिंदा रखेंगे, जिसको चाहेंगे मिटा देंगे। उन्होंने बोला था ना कि ईरान को मिटा देंगे, ईरान ने क्या हाल कर दिया। 10वें नंबर 10 जो लोगों के नाम है उसमें भी नहीं है भाई डोनाल्ड ट्रंप का नाम, लेकिन प्रधानमंत्री नंबर 1 है, पहले नंबर पर। ट्रंप महज 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर है। मोदी का डंका यहां भी बज रहा है। यह अप्रूवल रेटिंग विकास की योजनाएं, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और भविष्य की उम्मीदों पर तय की जाती है और इन सब में फिलहाल पीएम मोदी के आगे कोई टिकता नहीं है, कोई नहीं दिखता है। अब जब देश पर एक और संकट दिखाई दे रहा है तो पीएम मोदी फिर से पहल शुरू कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मोदी यूएई जा रहे हैं। पीएम मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य मकसद युद्ध के बढ़ते तनाव और तेल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। आप देखिए कि एनर्जी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। WTI क्रूड ऑयल 102 प्रति बैरल पर
ट्रेड कर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा है। 1970 के दशक के तेल संकट के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तेल की कीमतों में हर रोज यानी कि हर दिन करीब $10 की बढ़ोतरी हो रही, जिससे भारत की आयात लगातार और आयात की जो लागत है वो 15 से $20 बिलियन तक बढ़ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसीलिए ना कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भाई संकट आ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका और ईरान इजराइल जो है ये क्या करेंगे कोई समझ में आ रहा है, किसी को कोई नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए यूएई का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। दुनिया के कुल तेल भंडारों का लगभग 6 से 7% हिस्सा यूएई के पास है और यूएई को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश ये बना देता है उसे। यूएई के साथ हुए एक और समझौते के तहत एलएनजी की सप्लाई 2028 तक होनी है और इस दौर में पीएम मोदी एलएनजी की सप्लाई जल्दी करने को वो कह सकते हैं। दरअसल भारत अपने तेल का 85% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि तेल की आपूर्ति मिलती रहे और इसके लिए वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा सके। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की भी संभावना बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ईरान और ट्रंप में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ, दोनों सिर्फ बातें कर रहे हैं। ऐसे में भारत अब अपने एनर्जी सेक्टर को मजबूत करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस कर रहा है जो भारत के लिए एनर्जी ब्रिज का काम करेंगे। एक तरफ पीएम मोदी यूएई से डील करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओमान भारत डीप वाटर पाइपलाइन, भारत श्रीलंका तेल लिंक और टीएपीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट की भी चर्चा शुरू हो गई। भारत और ओमान के बीच OIDMPP प्रोजेक्ट के तहत समंदर के नीचे पाइपलाइन बिछाई जानी है। यह पाइपलाइन ओमान के रास अल जिफान से गुजरात के पोरबंदर तक बिछाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा 1990 के दशक की शुरुआत में ही हो गई, लेकिन फिलहाल काम रुका हुआ है। 1600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का कुछ हिस्सा 3500 मीटर तक गहराई में होगा और इस प्रोजेक्ट की जो तकनीक से जुड़ी सुविधाओं पर स्टडी कई साल पहले पूरी हो चुकी है। इस पाइपलाइन को प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके जरिए आने वाली एलएनजी की तुलना में कम लागत पर गैस की आपूर्ति की जा सकती है और इस परियोजना की लागत करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। और यह 2 दशकों तक बड़ी मात्रा में गैस की आपूर्ति कर सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है भारत श्रीलंका सीमा पार तेल पाइपलाइन, जिस पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट में भारत और श्रीलंका के साथ यूएई भी शामिल है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के ट्रिकोमाली टैंक फार्म से जोड़ेगी, जिससे ईंधन की सप्लाई के लिए छोटा और सुरक्षित रास्ता बनेगा और कीमत भी कम होगी। एक और प्रोजेक्ट है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी कि टीएपीआई। इसका मकसद है तुर्कमेनिस्तान से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर तक प्राकृतिक गैस दक्षिण एशिया तक पहुंचाना। प्रोजेक्ट का तुर्कमेनिस्तान वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और अफगानिस्तान में काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से गुजरने वाले हिस्से में कोई काम नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील की है लोगों से। पीएम मोदी की इस अपील का ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सोने और डॉलर का अहम रोल कैसे होता है यह आप समझ सकते हैं। सोना सिर्फ निवेश या फिर ज्वेलरी के लिए ही नहीं होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे को भी प्रभावित करता है। और यही वजह कि सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। आप देखिए कि भारत अपनी सोने की खपत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इसलिए सोने के अधिक आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर हो जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार को आयात शुल्क में बदलाव करना पड़ता है। लेकिन आप यह भी देखिए कि केंद्र सरकार ने पहली बार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाई। इससे पहले भी कई मौकों पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, रुपए को मजबूत करने के लिए सोने की खरीदारी पर लगाम लगाई गई है और इसके लिए सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी। आजादी के बाद डॉलर बचाने के लिए सरकार ने 1962 और 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू किया था। 1990 के आर्थिक संकट के समय जब कुछ ही हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था भारत के पास, तब सरकार ने 1990 में इस कानून को खत्म करके आयात शुल्क की व्यवस्था शुरू की थी। उस समय 250 रुपए प्रति 10 ग्राम आयात शुल्क लगाया गया था और 2012 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने सोने पर आयात शुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया। इसके बाद जनवरी 2013 में सोने पर आयात शुल्क
4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। फिर जून 2013 में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया था। महज 2 महीने बाद डॉलर बचाने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाया गया था, 10% कर दिया गया था इसे। साथ ही 80 से 20 नियम लागू किए गए, जिसमें आयात किए गए सोने का 20% हिस्सा निर्यात करना अनिवार्य था। फिर लंबे समय तक 10% पर रहने के बाद जुलाई 2019 के बजट में सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। 2021 के बजट में इसे घटाकर 10.75% किया गया था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुपए की गिरावट को देखते हुए फिर से बदलाव किया गया। इसमें सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया था, लेकिन जुलाई 2024 में तस्करी रोकने और ज्वेलरी उद्योग को राहत देने के लिए शुल्क घटाया गया। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे देश में सोने की कीमतें घट गई और लोग जमकर खरीदारी करने लगे। तो पाठशाला में नेक्स्ट चैप्टर अब आपको बताते हैं। प्रतीक यादव की मौत, खून के थक्के जमने की वजह और उसका डिप्रेशन वाला कनेक्शन। प्रतीक यादव ने राजनीति खुद नहीं चुनी या उन्हें एंट्री ही नहीं मिली, उन्हें घुसने ही नहीं दिया गया। अपर्णा यादव से रिश्ते ठीक होने के बाद भी क्या था प्रतीक का दर्द। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव, जो कि मुलायम परिवार के सबसे स्टाइलिश सदस्य कहे जाते थे, उनकी मौत की खबर जिसने भी सुनी वो सन रह गया। सिर्फ 38 साल के प्रतीक यादव बेहद फिट थे, अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी उन्होंने, मगर वो घर की किचन में बेहोशी की हालत में गिरे हुए मिले और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। जिसने भी ये सुना वो KGMU की तरफ भाग पड़ा, क्योंकि उन्हें वहीं ले जाया गया था। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मृत घोषित किए जाने के बाद KGMU में उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया। सुबह 9 बजे से करीब 2 घंटे तक KGMU के 2 डॉक्टर्स के अलावा 4 डॉक्टर्स ने मिलकर यह पता लगाया कि असल में प्रतीक यादव की मौत की वजह क्या रही। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, अखिलेश यादव ने मौत के बाद ऐसी कौन सी बात कही जिसने डिप्रेशन के दावे को हवा दे दी, और इस पूरे एपिसोड में पुलिस का रोल क्या रहा। आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा, मगर पहले एक झलक देखिए। कभी कभी फाइनेंशियल कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। मुलायम यादव परिवार के लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा। सुबह सुबह खबर आ गई कि प्रतीक यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। आखिरी वक्त में पत्नी अपर्णा यादव भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो असम गई। प्रतीक यादव को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि उनके रिश्ते अपर्णा यादव से ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन बाद में सब कुछ पटरी पर लौट आया। अपर्णा से उनके रिश्ते कैसे थे ये मैं आपको बताऊं आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आगे की जांच के लिए उनका दिल और विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो दोबारा जांच की जा सकेगी। हालांकि प्रतीक यादव की मौत किस वजह से हुई ये सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। मैं इस सिलसिले में डॉक्टर का बयान आपको सुनवाऊंगा, बताऊंगा, उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने रखने वाला हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है ये भी आपको बताने वाला हूं, मगर फिलहाल बात उस सवाल की कर लेते हैं जो हर किसी की जुबान पर है और हर कोई कह रहा है, क्या प्रतीक यादव की मौत डिप्रेशन की वजह से हो गई है? 5 करोड़ की महंगी कार में घूमने वाले प्रतीक यादव को कौन सा डिप्रेशन था, जिसके पास एक से बढ़कर एक महंगी कारें थी और उसकी तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट किया करते थे। उन प्रतीक यादव को अंदर ही अंदर कौन सा दर्द परेशान कर रहा था? क्या था ऐसा जो खाए जा रहा था? कहा जाता था कि प्रतीक यादव एक साल में 1.5 करोड़ रुपए कमाते। पत्नी अपर्णा यादव ने 2022 में उनकी नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए चुनावी हलफनामे में बताई थी। लखनऊ में उनके बिजनेस एम्पायर की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी। जिम से लेकर रियल एस्टेट के कारोबार में उनकी कमाई खूब वायरल होती थी। फिर ऐसा कौन सा डिप्रेशन था जिसका पारिवारिक कनेक्शन नहीं, लेकिन उनकी मौत से जोड़ा जा रहा है कनेक्शन? ऐसा भी नहीं है कि वो देखने में बहुत बीमार से लग रहे थे। अच्छी खासी बॉडी थी, मसल्स थी उनकी, सोशल मीडिया पर जिम के वीडियो शेयर करते रहते थे। फिर ऐसी कौन सी बीमारी उन्हें हो गई जो उनकी मौत की वजह बन गई? दरअसल प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें हर तरह के सस्पेंस से पर्दा हट गया है। उनकी मौत कैसे हुई, कितने बजे अस्पताल लाया गया,
कितने बजे ले जाया गया, पोस्टमार्टम के दौरान क्या कुछ पाया गया, ये सब कुछ क्लियर हो गया। इस पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट था। प्रतीक यादव के शरीर में खून के थक्के जमने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई। शरीर के निचले हिस्से से खून का थक्का ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया था, जिससे फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था। प्रतीक यादव के शरीर पर चोट के 6 निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी चोटें एंटी मोर्टिम थी, यानी कि मृत्यु से पहले जो चोटें लगती हैं उस तरह की चोटें। कुछ चोटें 5 से 7 दिन पुरानी थी और कुछ 1 दिन पुरानी ही बताई जा रही। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके शरीर पर चोट के 6 निशान थे, जो कि छाती के दाहिने हिस्से, सीधा हाथ, सीधी कोहनी से लेकर कलाई वाला जो हिस्सा होता है, साइड वाला जो हिस्सा होता है, उस पर वो निशान दिखाई दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सभी चोटों के नीचे खून जमने के निशान इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं। क्या कुछ डॉक्टर्स ने कहा है, पहले आपको वो सुनवा देता हूं। यहाँ आए तो वो मृत अवस्था में थे, पल्स नहीं थी, बीपी नहीं था, ईसीजी में कुछ नहीं आ रहा था। डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, प्यूपिल्स डायलेटेड, जो भी डेथ के साइन होते हैं सारे मौजूद थे जी। उनको डेथ डिक्लेयर करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतीक यादव के शरीर पर मौत से कुछ दिन पहले या घंटे पहले चोटें कैसे आई। तो आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घाव को इंजरी ही लिखा जाता है और क्लियर किया गया है कि यह मारपीट वाली इंजरी नहीं है। हो सकता है यह घाव खून का थक्का बनने से हुआ हो या फिर नसें फटने से भी हो सकता है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि इतने हेल्दी और फिट प्रतीक यादव के शरीर में खून के थक्के कैसे जमे। तो इसकी वजह भी आज आपको बताने वाला हूं। प्रतीक यादव का लखनऊ के मेदांता में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक वो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे थे। इन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत थी तो उसकी मेडिसिन भी खा रहे थे। प्रतीक यादव रेगुलर बेस पर अपना चेकअप कराया करते थे। 1 हफ्ते पहले उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती होकर भी अपना चेकअप कराया था। प्रतीक के एक दोस्त स्वप्निल पांडे ने यहां तक दावा किया है कि कल रात भी उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर उनका चेकअप हुआ था। आपको प्रतीक यादव का इलाज करने वाली डॉक्टर का बयान भी सुनवाते हैं। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। स्टील बॉडी वाले प्रतीक यादव दवाइयों के सहारे चल रहे थे। ऐसा क्या हुआ? क्या वो शारीरिक तौर पर बीमार थे या फिर मानसिक रूप से वो परेशान चल रहे थे? क्योंकि प्रतीक यादव के बारे में बताया जा रहा है कि वो 1.5 महीने से जिम भी नहीं जा रहे थे। अब इसकी क्या वजह रही, ये तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन उनकी मौत की खबर सुनकर मुलायम परिवार में हड़कंप मच गया। अपर्णा यादव असम गई हुई थी। वो पति के निधन की खबर सुनते ही लखनऊ के लिए तुरंत निकल पड़ी और दोपहर होते होते वो लखनऊ भी पहुंच गई। अपर्णा यादव बेहद भावुक हो गई थी। उनका चेहरा उतरा हुआ था, रंगत उड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तो अपर्णा यादव अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। पति प्रतीक यादव को निर्जीव देखकर फपक फपक कर वो रोने लग गई। मुख्यमंत्री योगी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। कुछ देर के बाद जब सीएम योगी वहां से जाने लगे तो अपर्णा ने उनसे अपनी बेटियों को मिलवाया। अपर्णा की दोनों बेटियां प्रथमा और प्रतीक्षा यादव का भी रो रो कर बुरा हाल है। अपर्णा की जेठानी यानी कि डिंपल यादव भी उनके आवास पर आज पहुंची इस खबर को सुनने के बाद, और प्रतीक यादव के डेड बॉडी को नम आंखों से वो देखती है। डिंपल ने अपर्णा को ढांढस बंधाया। प्रतीक यादव के चाचा शिवपाल यादव भी उनके आवास पर आज पहुंचे। अखिलेश यादव तो प्रतीक के निधन की खबर सुनते ही अस्पताल भाग कर गए। वो काफी देर तक वहां पर रुके रहे, सब कुछ पता करते रहे, डॉक्टर से बात करते रहे। अखिलेश ने कहा कि अगर परिवार चाहे तो इस हिसाब से आगे जांच होनी चाहिए जिस हिसाब से परिवार चाहेगा। अखिलेश ने इस दौरान ऐसी बात कह दी जिससे कि प्रतीक यादव की मौत के बाद कई मायने निकाले जाने लग गए। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा वो आप एक बार सुन लीजिए। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी
फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव। कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा अखिलेश के पैर छू रहे हैं। अब अखिलेश जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस सिलसिले में कई पुरानी बातें सामने आ रही हैं। मुलायम सिंह परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह ही प्रतीक यादव ने राजनीति नहीं की थी। वो इससे अलग कारोबार में अपनी दिलचस्पी रखते थे। पहले अपने बलबूते पर उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में अलग ही एम्पायर खड़ा कर दिया था और इसी में उन्हें लॉस होने की बात भी कही जा रही है। कहा जाता है कि प्रतीक यादव डीलिंग, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कारोबार करते थे और इस दौरान उन्होंने कई कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पूरे कराए थे। मगर इसी बिजनेस ने उन्हें ऐसा दर्द दिया जिसकी चर्चा अखिलेश यादव शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रतीक यादव का बिजनेस पार्टनर कृष्णानंद से विवाद हो गया। उन्होंने कृष्णानंद के साथ कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा था। प्रतीक ने पैसे वापस मांगे तो कृष्णानंद उन्हें फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लगा। खुलासा हुआ कि पैसा वापस मांगने पर जान से मारने और पॉक्सो एक्ट में फंसाने की धमकी भी प्रतीक यादव को दी गई थी। विवाद इतना बढ़ा कि कृष्णानंद ने पुलिस में प्रतीक के खिलाफ शिकायत तक दर्ज करा दी। तब सबको लगा कि प्रतीक यादव तो पुलिस केस में फंस गए, मगर जांच हुई तो मामला उल्टा निकल गया। प्रतीक यादव ने 13 जुलाई 2025 को लखनऊ के गोमतीपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उनसे 4 से 5 करोड़ की ठगी की गई और 5 करोड़ रंगदारी मांगी गई। पूरे केस में प्रतीक यादव ने कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे के खिलाफ शिकायत की थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रतीक यादव ने नोएडा में भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा था और जिस शख्स के साथ पार्टनरशिप की उसने प्रतीक यादव को धोखा दे दिया। मतलब रुपया देखकर नोएडा वाले कारोबारी की नीयत खराब हो गई, बदल गई और फिर उसने प्रतीक को रुपया लौटाने से इनकार कर दिया। इन सब चीजों के बीच प्रतीक को मानसिक रूप से काफी परेशानी होने लग गई। सुनिए कि प्रतीक के एक दोस्त ने आज क्या कहा। बट इन अफवाहों पे ना जाए कि घर पे कुछ हुआ है, सच है। उनकी सिर्फ तबीयत खराब हुई और अचानक से सडन डेथ हुई। पहले जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। बिजनेस का प्रेशर होता है। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं। प्रतीक यादव एक तो रियल एस्टेट के जरिए पैसा कमाते थे और दूसरा फिटनेस इंडस्ट्री के जरिए उनकी कमाई होती थी। उन्होंने पहले द फिटनेस प्लैनेट के नाम से जिम खोली थी, फिर आयरन कोर फिट नाम से जिम की एक चेन की शुरुआत। कहते हैं कि उन्होंने अपनी राह खुद चुनी थी। वो अखिलेश यादव की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं रहते थे। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव पॉलिटिक्स में है और इस वक्त बीजेपी में है। 2022 की शुरुआत में अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के साथ लव मैरिज की। करीब 10 साल तक एक दूसरे के संपर्क में रहे और फिर दिसंबर 2011 में सैफई में धूमधाम से शादी की। इस हाई प्रोफाइल शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की दोस्ती 2001 में शुरू हुई थी। एक बर्थडे पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद ईमेल एक्सचेंज के जरिए, आपको याद होगा उस जमाने में ईमेल के जरिए लोग बात किया करते थे, तो ईमेल एक्सचेंज के जरिए बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अपर्णा यादव की मां उस वक्त लखनऊ में नौकरी करती थी और पिता भी पत्रकार थे। बाद में यूपी के सूचना आयुक्त भी उनके पिता बने थे। हालांकि इसी साल प्रतीक यादव ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि उनके रिश्ते अपर्णा यादव से ठीक नहीं है और वो जल्द ही तलाक लेने वाले। अपर्णा से अनबन होने के बाद प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था, जिसमें यह मान लिया गया कि मुलायम के बेटे प्रतीक की फैमिली में बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। इस पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपर्णा को सेल्फिश बताया था और यह भी लिखा था कि उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है। हालांकि 21 फरवरी को प्रतीक और अपर्णा एक साथ नजर आए थे। तब इन दोनों ने बेटी का बर्थडे मनाया था। इंस्टाग्राम पर अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए प्रतीक ने लिखा था कि ऑल इज गुड, यानी कि सब कुछ अब अच्छा है। एक वीडियो भी प्रतीक यादव का इसी का सामने आया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने। प्रतीक यादव का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मगर कई तरह के दावे अखिलेश की पार्टी से जुड़े नेता कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रतीक यादव ने खुद से राजनीति को नहीं चुना। वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। साधना गुप्ता की मां जब अपने पहले पति से अलग हुई तब प्रतीक यादव 3 साल के थे। बाद में मुलायम सिंह ने जब साधना गुप्ता को बतौर पत्नी एक्सेप्ट किया, तब जाकर प्रतीक यादव की मुलायम परिवार में एंट्री हुई। हालांकि आज भी प्रतीक यादव को अखिलेश यादव का सौतेला भाई ही कहा जाता है। आपको मुलायम सिंह परिवार का फैमिली ट्री भी समझाता हूं।
मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी, जिनके बेटे अखिलेश यादव, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, जिनके बेटे प्रतीक यादव और प्रतीक की पत्नी है अपर्णा यादव। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ट्रंप की चीन यात्रा का पूरा चैप्टर अब आपको बताता हूं। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप को आखिर जिनपिंग के दरवाजे आना ही पड़ गया। चीन के साथ वो डील जो मिल गई तो अमेरिका की तंगी दूर हो सकती है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते आखिरकार 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच ही गए। आज शाम करीब 5 बजे ट्रंप का प्लेन एयरफोर्स 1 बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां चीन के वेलकम डेलीगेशन ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से ट्रंप अपने होटल के लिए निकले, तब वो कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। चीन अपने साथ व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अलावा अमेरिका के बिजनेस टाइकून्स की पूरी टीम लेकर आए हुए। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक से लेकर टेस्ला के एलन मस्क तक शामिल है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप पिछले 4 महीने से चीन जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन हर बार यह यात्रा टल जा रही। इसके बाद ईरान युद्ध शुरू हो गया और इसमें ट्रंप ऐसे फंस गए कि उन्हें अब उम्मीद की किरण चीन में ही दिखाई दे रही। इस यात्रा में ट्रंप युद्ध संकट से लेकर बिजनेस डील तक सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। ट्रंप की चीन यात्रा में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह बताने से पहले आपको ट्रंप की यात्रा का पूरा शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने होंगे। हर कोई इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका के हालात और जज्बात दोनों बदले हुए। कल यानी कि 14 मई को बीजिंग में ट्रंप की वेलकम सेरेमनी होगी और इसके बाद शी जिनपिंग के साथ पहली मीटिंग होनी है। इसके बाद ट्रंप को बीजिंग का मशहूर टेंपल ऑफ हेवन घुमाया जाएगा। रात में ट्रंप के सम्मान में शी जिनपिंग उन्हें स्टेट बनक्वेट्स यानी कि राजकीय भोज देंगे। यह वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी बातें पकवानों के साथ परोसी जाती। अगले दिन यानी कि 15 मई को दोनों नेताओं की दूसरी मीटिंग भी होनी। इस दौरान जिनपिंग और ट्रंप साथ में लंच करेंगे और शाम को ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ट्रंप जिनपिंग को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी देंगे। ट्रंप पिछली बार 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी गई हुई थी। उनके सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिनर के कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस बार ट्रंप अकेले गए हैं, उनके साथ सिर्फ सरकारी डेलीगेशन और उद्योगपति गए। पिछली बार ट्रंप जब चीन गए थे तो उनकी ताकत और बॉडी लैंग्वेज अलग लेवल पर थी, एकदम दूसरे लेवल के इंसान वो नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार देखिए, इस बार अलग लेवल उनका दिखाई दे रहा है। इस बार ट्रंप की हालत थोड़ी टाइट है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका सहित पूरी दुनिया का संकट दिखाई दे रहा है सबको, और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फंसा हुआ है तो अमेरिका फंसा हुआ। पूरी दुनिया पर वैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए बातचीत का पहला मुद्दा ईरान जंग हो सकता है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर तैसे अभी तक तो टिका हुआ है, मतलब कैसे टिका हुआ है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टिका हुआ है। लेकिन बात अगर नहीं बनी तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते, इसीलिए पहले आपने देखा कि बिना किसी बातचीत के वो कह देते कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया। ट्रंप जानते हैं कि ईरान और चीन के बीच अच्छी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान अपना करीब 90% क्रूड ऑयल चीन को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा डर यह भी है कि ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस मुलाकात में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद देता है। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियारों की डील की थी, जिससे चीन बहुत नाराज हो गया। हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चीन चाहता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर कहे कि वो ताइवान की आजादी का विरोध करता है। तीसरा मुद्दा है ट्रेड वॉर। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले साल चीन के सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के किसानों से सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर दिया था। दरअसल चीन चाहता है कि अमेरिका व्यापार के लिए एक स्टेबल माहौल बनाए, और यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन के दोनों राष्ट्रपति जब मिल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजर है कि क्या
जो युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट की तरह खड़ा है, उससे निजात मिल सकता है।